नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। आज मैं आपके लिए शिवानी जी की एक नावल सुरंगमा सुनाने वाली हूँ। चूँकि ये नावल कुछ लंबा है, इसीलिए इसको मैं कई पार्ट्स में आपको सुनाऊंगी। तो प्रस्तुत है सुरंगमा के कुछ ब्रीफिंग। एक थे मंत्री जी। राजनीतिक जीवन में वो क्या कुछ थे, ये अलग बात है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी एक अलग चित्र प्रस्तुत हुआ है सुरंगमा में। शीर्षस्थ लेखिका शिवानी ने मंत्री जी को अच्छे बुरे पहलुओं से जकड़ मनुष्य का रूप दिया है। इसमें सुरंगमा नाम की नारी की मार्मिक कथा भी है, जो जटिल परिस्थितियों में भी सतर्क खड़ी रहती है, और एक ऐसी औरत की कहानी भी है जो पुरुष के अत्याचारों को सह नहीं पाती और अंततः टूटकर बिखर जाती है। तो प्रस्तुत है नावल सुरंगमा का प्रथम भाग। प्रशस्त लॉन की हरितिमा पर सतरंगी आभा बिखेरती धूप की बृहत रंगीन छतरी हवा में नाव के पास से झूम रही थी। सामने धरी मेज पर 2-3 फाइलों के पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। सुरंगमा कुछ हिचक से ही आगे बढ़ी थी कि एक बार जी में आया कि वहीं से लौट जाए। अभी तो किसी ने उसे आते देखा भी नहीं था। फिर मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज गए। डैडी ने सब बातें कर ली हैं, तू ना ही मत करना सुरंगमा। तेरे भविष्य के लिए यही सामान्य ट्यूशन एक दिन असामान्य सिद्ध होगा। पांडे जी इस समय मंत्रिमंडल के सबसे दीप्यमान नक्षत्र है। सुरंगमा फिर उसी मेज़ के पास खड़ी हाथ की घड़ी देखने लगी थी। मेज़ पर चश्मा औंधा पड़ा था। फाइल के पन्ने अभी भी फड़फड़ा रहे थे। हाथ की घड़ी 9 बजा रही थी, पर जिसने उसे 8 बजे मिलने का समय दिया था वो कहीं नहीं था। ये तो अच्छा था वो आज ही 8 बजे रात का खाना बनाकर रखी आई थी। ठीक 10:30 बजे बैंक पहुंचना था। कब तक ऐसे खड़ी रहेगी? उसने इधर उधर दृष्टि फेरी। एक बेंच पर कई खद्दर की टोपियां एक साथ दिख गई। लगता था सब मंत्री जी से मिलने आए हैं। उफ, इतनी भीड़ में क्या उसे देख पाएंगे मंत्री जी? अगर आ भी गए तो इस भीड़ के घेरे को चीर कर वो उन तक पहुँचने में घंटा भर लग जाएगा। कैसी विचित्र भीड़ थी। कोई सोती फाँक रहा था, कोई पनबट्टे से बीड़ा निकाल कर खा रहा था, और तभी एक मटमैली से रंग उड़ी शेरवानी पहने है हृदय पुष्ट सज्जन टोपी संभालते हुए आगे बढ़ाए। क्यों बहन जी, कै बजे मिलेंगे मंत्री जी? कोई कह रहा था गवर्नमेंट हाउस चले गए हैं। मुझे पता नहीं, मैं स्वयं उनसे मिलाऊंगी। सुरंगमा का रूखा स्वर ने और भी वाचाल बना गया। आई सी, आपसे उनका पुराना परिचय है शायद। उनकी गृध्र दृष्टि में कुतूहल की सहस्त्र किरणें एक साथ फूट उठी। उन अभद्र प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही सुरंगमा फिर लॉन के सीमांत पर लगे एक पाम वृक्ष की सुबृहद छाया में खड़ी हो गई। वहीं एक अर्धवृत्ताकार घेरे में बैठी देहाती महिलाओं की कई जोड़ी आंखें उसे बड़े विस्मय से घूरने लगी। उनमें से एक के हाथ में एक लंबा सा कागज था। लगता था वही उस दल का नेतृत्व कर रही है और अपनी कोई दरख्वास्त लेकर मंत्री जी से मिलने आई है। वो उस पर भीड़ से भी छिटक कर बरामदे की ओर बढ़ ही रही थी कि एक नाटा सा व्यक्ति मिलने वालों की भीड़ में ही उसे ढूंढता हुआ उसकी ओर चला आया। क्षमा कीजिएगा, आपको रुकना पड़ा। मैं मंत्री जी का पीए हूँ। बड़ी देर से आपको ढूंढ रहा था। आप यहाँ क्यों खड़ी रह गई? आइए आइए, मंत्री जी आपसे अंदर के कमरे में ही मिलेंगे। वो बिना कुछ कहे ही उसके साथ साथ चलने लगी। एक बार फिर दौड़कर घर भाग जाने की तीव्र इच्छा उसके अंतर मन को झकझोर उठी। क्यों आ गई वो यहाँ? कैसी भीड़ थी? लग रहा था मिलने वालों की भीड़ निरंतर बढ़ती ही जा रही है। देखते ही देखते कितनी ही रंग बिरंगी कारें, वर्दीधारी पुलिस अफसर, महिलाएं बरामदा घेर कर खड़ी हो गई। कोई चादर ओढ़े निपट देहातिन, कोई मलिन बुर्का धारणी, कोई होठों को रंगे बटुआ झुलाती अधैर्य से घड़ी देख रही थी, कोई झकझक स्वस्थ बगला के पंख सी श्वेत साड़ी में समाज सेवा का जीवंत विज्ञापन बनी अंतरंगतापूर्ण अधिकार से पीए से पूछ रही थी, अरे भाई कब मिलेंगे दिनकर जी? कल तो फ़ोन पर सुबह ही चले आने को कहा था उन्होंने। कितनी ही खद्दर की तिरछी टोपियाँ थी, कितने खद्दर के कुर्ते, पान से रंगी कितनी कुटिल बत्तीसियाँ। पीए उसे एक सुदीर्घ टेढ़ी मेढ़ी सकरी गैलरी से ले जाता अनर्गल बोलता चला जा रहा था। असल में आज मंत्री जी का एकदम ही पैक्ड प्रोग्राम है। 2 यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों के 2 डेपुटेशन आए हैं। इधर 3 बजे एक मीटिंग है, 10 बजे एक अस्पताल का उद्घाटन करने सीतापुर जाना है। इसी से कहने लगे यहीं बुला लो, शेव कर रहे हैं। ख़ास मिलने वालों को हमेशा वहीं बुलाते हैं। आप एक सेकंड रुके, मैं खबर कर रहा हूँ। सुरंगमा थमकर बाहरी खड़ी हो गई। आए। पीए पर्दा उठाकर नम्र भृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। मोटे मोटे भारी पर्दों से प्रशस्त कमरा भी उसे एकदम अंधेरा सा लगा। कुर्सी में बैठे जिस महिमामय व्यक्ति के व्यस्त जीवन की विशद भूमिका मार्ग भर सुनती आई थी, उसे देखते ही वो ठिठक कर खड़ी रह गई। आइए आइए मिस जोशी बैठिए। हाथ जोड़कर वो स्वयं जिस नम्रता से दोहरा हो गया था उसके लिए सुरंगमा प्रस्तुत नहीं थी। मूर्ख सी वह बिना प्रत्युत्तर दिए ही खड़ी रह गई। बैठिए ना।
हड़बड़ाकर उसने हाथ जोड़े और बैठ गई। श्यामवर्णी चेहरे को सद्य फेरी गई ब्लेड के स्पर्श ने और भी चिकना बना दिया था। चौड़ा माथा, तीखी मुड़ी नासिका, प्रथुल अधर और मूंछों की पतली रेखा चेहरे के सांवले रंग से घुल मिल गई थी। मेदहीन छठे छररे शरीर को देखकर कर लगता था 25-26 वर्ष का कोई तरुण सामने बैठा है, किंतु लाल डोरीदार आंखों में गहन क्लांति की अवसन्न छाया थी। वो हंसा और सांवले रंग में उसके मोती के से दांतों की उजली झलक ने उसकी वयस की मरीचिका में सुरंगमा को एक बार फिर भटका दिया। क्या इसी व्यक्ति की किशोरी पुत्री को पढ़ाने के लिए उसे बुलाया गया था? क्या उसकी इतनी बड़ी पुत्री हो सकती थी? नाम तो आपका बड़ा सुंदर है मिस जोशी। ऐसे नाम तो पहाड़ियों में कम होते हैं। मैं भी पहाड़ी हूँ, शायद आप जानती ही होंगी। क्यों? वो फिर हंसा और उसकी हंसी प्रत्येक बार उसके म्लान चेहरे पर 100 पावर का बल्ब सा जला जाती थी। किंतु पहली हंसी से कितनी भिन्न थी ये दूसरी हंसी। लाल क्लांत आंखों का घेरा भी उस हंसी ने ऐसे संकुचित कर दिया कि एक पल को सुरंगमा को लगा कि उसकी आंख भी हंसी के सवरे प्रश्न के साथ साथ कुटिल भंगिमा में मुंद गई थी। उसका कलेजा काँप उठा और वो तेज नरपुंगव का था या नरभक्षी का। जी मेरे पिता पहाड़ी हैं, माँ बंगाली थी। कहने के साथ ही उसकी दोनों हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। एक माह पूर्व यह प्रश्न पूछा जाता तो उत्तर यह नहीं होता। माँ के लिए तब क्या वो भूतकाल का प्रयोग करती? किंतु माँ होती तब वो इस अवांछित इंटरव्यू के लिए यहाँ आती ही क्यों? ओह, तभी यही मैं सोच रहा था। मैं बंगाल में बहुत दिन रहा हूँ मिस जोशी। ये नाम और कोई रख ही नहीं सकता। कभी बुद्धदेव वसु मेरे भी प्रिय कवि थे। इस कविता की पंक्तियाँ मुझे भी प्रिय थीं। छोटो घर खानी मने की पड़े सुरंगमा, मने की पड़े जाना जाए मील आकाश झरे, सारा दिन हवाएं झड़े सागर दोखा। इस छोटे से कमरे की याद है सुरंगमा? बोलो, क्या अब कभी उस कमरे की याद आती है जहाँ की खिड़की से नीला आकाश बरसता कमरे में रेंग जाता था? सारे दिन रात तूफान समुद्र झकझोर जाता था। वही गुनगुनाहट एक बार फिर उसकी बहरूपिया हंसी में खो गई। स्निग्ध स्नेही स्मित का आह्वान था इस बार। सुरंगमा का सारा भय दूर हो गया। उस भोले निष्कपट शिशु की सी हंसी ने उसकी सारी घबराहट दूर कर दी थी। आप जा सकती हैं मिस जोशी। आपका नाम ही आपका परिचय दे गया है। आप निश्चय ही मेरी पुत्री की सुयोग शिक्षिका सिद्ध होंगी। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, आपने तो देख ही लिया होगा बाहर कैसी भीड़ लगी है। नित्य यही मेला लगा रहता है, यही भीड़ मेरे शुष्क जीवन को साहित्य बहुत पहले ही छोड़ चुका है। आप जाएं मिस जोशी, मेरे पिए आपको मेरी पुत्री से मिला देंगे। समय भी आप उससे मिलकर स्वयं ही ठीक कर लें। धन्यवाद। पल भर पूर्व विस्मृत कविता के छंदों में स्वयं की पेंगे लेकर झूलता मंत्री सहसा उदास हो गया था। भावभीनी आंखों की तरल दृष्टि ने गिरगिट सा रंग बदल लिया था। लग रहा था वो उसे अपने अधीर आदेश का धक्का सा दे रहा है। वो बाहर आई तो फिर उसका कठोर स्वर गरजा, दीक्षित इन्हें मिनी से मिला दो और जिस समय ये पढ़ाने आए इन्हें लाने और छोड़ने स्टाफ कार का प्रबंध कर दिया जाए। जी ठीक है। और फिर पिए उसे यंत्र चालित पुतली सी साथ साथ लिए दूसरे कमरे में मिनी को बुलाने चला गया। मिनी का कमरा उसी गोल कमरे से संलग्न था। इसी से उसका असंतुष्ट सिर चढ़ा नींद में डूबा स्वर बाहर तक आ गया। क्या है, क्यों उठूं? तो क्या 10 बजे तक सोकर उठती थी वो? आपकी ट्यूटर आई हैं बेबी, पापा ने कहा है आप उनसे मिल लें, बाहर बैठी हैं। पिए का स्वर अत्यंत नम्र हो उठा था। काफ़ी देर बाद पिए उसे लेकर आया तो सुरंगमा से हाय कहकर वो अपने साड़ी के ऊपर लिपटी शॉल में हाथ छुपाए ही मुंह फुलाकर, नाइटी के ऊपर लिपटी शॉल में हाथ छुपाकर ही मुंह फुलाकर बैठ गई। स्पर्श था, उसे ऐसे नींद में उठाए जाने का अभ्यास नहीं था। एक प्रकार से लड़ने किसी अचल मुद्रा में वो तनी बैठी रही। बीच बीच में एक आध बार कनखियों से अपनी नई अध्यापिका को देखने का लोभ वो संवरण नहीं कर पा रही थी। ये सुरंगमा ने देख लिया था। स्पष्ट था कि वो उस गंभीर सुंदरी नवीन शिक्षिका ने लड़की को प्रभावित कर दिया था। उसकी अहंकारी, किसी को कुछ न समझने वाली मुखमुद्रा भी स्वयं ही नरम हो गई थी। मैं कल रात सेकंड शो देखने चली गई थी, इसी से अभी तक नींद आ रही है। वो क्षमा मांगने के स्वर में हंसने लगी। उसकी उस पिता की सी आकर्षक उज्ज्वल हंसी से वातावरण का तनाव स्वयं छट गया। तुम क्या इस वर्ष एससी दे रही हो? सुरंगमा के चेहरे में जैसे लड़की की आंखें ही नहीं हट पा रही थी। जी हाँ। कौन कौन से विषय पढ़ना चाहोगी मुझसे? सुरंगमा की बुद्ध दीप्त प्रखर दृष्टि में तैर रहा गहन आत्मविश्वास सामने बैठी उसकी भावी शिष्या को सतर बना गया। भावी कठोर अनुशासन के चाबुक की झलक जैसे उसने हवा में लहराती देख ली थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, मैं परसों तुम्हें पढ़ाने आऊँगी शाम को 6 बजे। इज़ दैट ऑल राइट? जी 6 बजे तो मैं रेलवे क्लब में तैरने सीखना जाती हूँ।
सुखद संध्या के में किशोर मित्रों के साहचर्य का संभावित विछोह उसके सर को रुआसा बना गया। आप सुबह नहीं आ सकती मिस, या फिर 4 बजे? नहीं। स्वर में घन सी ही दृढ़ खनक थी। वो नहीं, उस नहीं का मतलब था केवल नहीं। मैं बैंक में नौकरी करती हूँ, 5 बजे से पहले कहीं आ जा नहीं सकती। इफ़ इट सूट्स यू वेल एंड गुड, नहीं तो अपने पिताजी से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। वो फिर एक क्षण की भी बिना देरी किए हुए नवीन छात्रा की ओर देखे पर्दा उठाकर बाहर चली गई। मिनी का खून खौल उठा। व्हाट चीक, किसने कहा किससे कैसे बातें की जाती हैं ये भी नहीं जानती क्या? जिस मिनी को सचिव और मुख्य सचिवों की पत्नियां पान के पत्ते से फेरती थी, उसके कैशोर्य को पीछे ठेर समवयस्नी के रूप में स्वीकार कर उसे अपनी गोष्ठियों में आमंत्रित करती थी। यहाँ तक कि विदेशनी नन्स भी जिसके पिता के पद की महत्ता को स्वीकार कर उसके अबाध्य आचरण को देखकर अनदेखा कर देती थी, उसी को ये 2 कौड़ी की मास्टरनी अपनी उन्नत नासिका हवा में उठाती बिना हाथ जोड़े ही चली गई। नहीं पढ़ेगी वो इस अहंकारी लड़की से। लड़की ही तो लग रही है वो, न जाने किस हिंदी स्कूल की पढ़ी होगी। एससी का मैथ्स पढ़ाएगी तो एक दिन की चक्कर खतनी का के गिर जाएगी। शक्ल को सूरत की अच्छी है तो क्या हुआ? अध्यापिका बनने क्यों आ गई? फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं चली गई? कुछ ही महापुरुष सुरंगमा घर अपने कपड़े लेने जा रही थी कि किसी ने उसे पुकारा, सुनिए। एक सेकंड वो सुनकर चौंकी, फिर उस अनजान अपरिचित चेहरे को देखकर आगे से तेजी से आगे बढ़ने लगी। शायद किसी और से कह रहा था, सुनिए, क्या रुकेंगी? इस बार अजनबी एकदम से उसके पास आकर मार्ग रोककर खड़ा हो गया। बहुत बड़े फ्रेम का चश्मा, सिल्क का कुर्ता, धोती और चमकता खलवाट। मैं स्वप्न राय हूँ, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। फिल्म डायरेक्टर स्वप्न राय। उसने फिर बड़ी आशा से सुरंगमा की ओर अपनी अहम दीप्त दृष्टि उठा दी थी। मैं बड़ी देर से आपके पीछे पीछे आ रहा था। अपूर्व, एक के बारे अपूर्व। मन का उच्छ्वास जैसे वो रोक नहीं पा रहा था। लाखों में एक चेहरा है आपका, एकदम स्क्रीन टेस्ट के लिए ही बनाकर पृथ्वी पर भेजा गया है शायद विधाता ने। सत्यजीत मेरा परम मित्र है, काश मेरे साथ होता। मोशाय एकदम यही चेहरा ढूंढ रहा था स्वप्न राय। कहाँ कहाँ नहीं घूमा, पर चेहरा मिलता भी था तो भावहीन, और जहाँ भावपूर्ण चेहरा जुटता वहाँ एक ना एक दोष, या तो आंखें छोटी, या चिबुक तीखा, या नाक बहुत लंबी। पर आहा, तबीयत खुश कर दी आपने। जैसा ही चेहरा वैसा ही फिगर। मिस, क्या शुभ नाम बताया आपने? पता, फ़ोन नंबर? एक बार यदि दया कर मेरे स्टूडियो को पवित्र करें। पॉकेट से डायरी निकालकर हाथ में कलम साध सुरंगमा का नाम लिखने की ओर उद्यत हो गया था। सुनिए, मेरी माँ मृत्युशैया पर है, मुझे अभी वहाँ पहुँचना है, कहकर एक प्रकार से उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई थी। अब कभी कभी सुरंगमा को अपने उस दिन के रूखे व्यवहार पर स्वयं ही दुख होता था, किंतु दोष उसका नहीं था। उन दिनों वो अपने जीवन की कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। हाथ के जिस सामान्य से दर्द को माँ ने वातजनित व्याधि की समझकर ध्यान नहीं दिया था, वही 7वें दिन उसे तीव्र ज्वर और असह्य पीड़ा में तड़पा गई थी। माँ के कॉलेज में उसकी छुट्टी की अर्जी देकर वो भागी भागी अपनी सहपाठिनी मीरा के घर गई थी। मीरा के पिता मेडिकल कॉलेज में रीडर थे। उन्होंने सुरंगमा को उसकी माँ का मृत्यु दंड सुनाया था। हड्डियों की मज्जा में भी ल्यूकीमिया का विष फैल चुका था। सरकोमा के रोगी के जीवन की आशा करना व्यर्थ है बेटी, वैसे कानपुर या बम्बई में जाकर देख लो। माँ के कॉलेज की सहृदय अध्यापिकाओं ने उसे एकांत में बहुत समझाया था। माँ की प्रिंसिपल भी बंगाली थी। उन्होंने उसे फंड का रुपया भी दिलवा दिया था, किंतु फिर भी माँ के उस राज रोग के दामी चिकित्सा उसके लिए असंभव हो उठी थी। नित्य तीसरे चौथे दिन रक्त चढ़ाया जाता, किंतु नियति उसमें किसी कुटिल ग्वाले की भांति फिर पानी मिला देती। स्वयं राजलक्ष्मी भी अपने असाध्य रोग की विषम स्थिति जान गई थी। सुरंगमा जब माँ को लेकर कलकत्ता गई, तब उसके मन में एक क्षीण आशा और भी थी। कभी कलकत्ते के पास ही उसके नाना का बहुत बड़ा कारोबार था। आज वो कठिन से कठिन विपत्ति आने पर भी माँ ने कभी वर्षों पूर्व छूट गए पितृगृह के प्रति कोई ममता नहीं दिखाई थी। क्या पता इस बार माँ उसे नाना का पता देकर मिलने ही भेज दे, किंतु राजलक्ष्मी अपने पिता के कठोर स्वभाव को खूब पहचानती थी। उनकी दृष्टि में उसका अपराध अक्षम्य था। वैभव में लालिता राजलक्ष्मी जब पिता के कठोर अनुशासन की धज्जियाँ उड़ाकर अपने म्यूजिक ट्यूटर के साथ भागी थी, तब उसकी वयस थी मात्र 17 वर्ष। कानून की दृष्टि में वो नाबालिग थी। राजा प्रबोध रंजन राय चौधरी ने अपनी उस इकलौती पुत्री को ढूंढने में पानी जैसे पैसा बहा दिया था, किंतु गोविंदपुरवा के जिस अज्ञात प्राय ग्राम में गजानन जोशी उनके लाड़ों से पली राजलक्ष्मी को लेकर अपना हनीमून मना रहा था, वहाँ राजा प्रबोध रंजन के लाख लाख सिपाही भी उसे ढूंढ नहीं सकते थे। कैसा विचित्र रहा होगा माँ का जीवन। कभी कभी सुरंगमा को माँ का रहस्यमय अतीत
अनमैस्का सा बना जाता। कहाँ फ्रेंच गवर्नेंस मादाम क्रिस्टीन का अनुशासन, पिता के मोनोग्राम अंकित कटलरी में साहबी, छोटा हाजरी, बीसियों, दास दासियाँ, चार चार घोड़ा जुती, वो फिटन जिसे उसके नाना ने कलकत्ते की बड़ी गौहजान से ख़रीदा था। जब वो छोटी थी तब कभी कभी रंग में आने पर माँ उसे अपने शैशव की विलास वैभव की कहानियाँ सुनाती, जैसे दूसरी ही माँ बन उठती थी। वो फिर लखनऊ के गर्ल्स कॉलेज के प्राध्यापिका राजलक्ष्मी जोशी नहीं, राजा प्रबोध रंजन राय चौधरी की राजकन्या राजलक्ष्मी बन जाती। बड़ी गौहरजान नाना की गर्लफ्रेंड थी। उसकी नानी की रहस्यमय मृत्यु के पश्चात कोठी में उनका आना जाना नौकर चाकर दास दासी सबने बड़े स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार कर लिया था। नित्य संध्या होते ही सजी फिटन के घोड़ों की टाप सुनते ही राजलक्ष्मी दौड़कर गौहर मौसी से लिपट जाती। ठीक रात की रानी के संध्याकालीन पुष्पों की ही महकती थी गौहर मौसी। तेरे नाना का वो नाम लेकर ही पुकारती थी, प्रबोध। मेरा नाम भी उन्हीं का दिया है। मुझे देखते ही उन्होंने पापा से कहा था, तो खीर मत कपाल निये ऐसे छे प्रबोध, डाकबे राजलक्ष्मी। लक्ष्मी का सा ललाट लेकर आई है प्रबोध, इसे राजलक्ष्मी कहकर ही पुकारना। किंतु राजलक्ष्मी के ललाट पर लिखी विधि की अदृश्य लिपि को किसी ने नहीं देखा था। वो लिपि किसी कठोर संघर्ष के आघातों की और असाध्य रोग जनित कठिन यंत्रणा से रेखाओं से उसके प्रशस्त ललाट को उसी क्षण संकुचित कर गई थी। पहले पहले गोविंदपुरवा के सरल ग्रामवासियों ने उस जोड़ी को संदिग्ध दृष्टि से ही देखा था। एक तो गजानन का चेहरा ही कुछ ऐसा था कि कोई भी उसकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाने में हिचकता था। हर समय सकपकाई सी दृष्टि, उठने बैठने में एक सहमी सी हिचकिचाहट और आवश्यकता से अधिक पैनी चतुर आंखें। दोनों के वयस का अंतर भी छिपाए से नहीं छिप सकता था। कच्ची कली सी सांवली राजलक्ष्मी के सलोने चेहरे का पीढ़ियों के अभिजात्य की सुस्पष्ट छाप थी। गंभीर उदास चेहरे की उस दुबली पतली लड़की का परिचय जब रामभजन मोदी को अपनी पत्नी के रूप में देकर गजानन ने ग्राम में रहने की शरण मांगी, तब उसने उसी दिन पंचायत बुलाकर पंचों की राय ली थी। हमें तो लगता है ससुर किसी भले घर की लड़की को भगा लाया है। कहीं ऐसा ना हो आज इन्हें शरण देकर कल हम हमारे गांव की मुश्कें बांधे। पर अंत तक राजलक्ष्मी की करुण भीर दृष्टि उस उदार ग्राम का आश्रय पाने में सफल ही हुई थी। ग्राम पाठशाला से संलग्न एक जीर्ण देवालय से सटी एक खपड़ैल की छाई कोठरी उन्हें मिल गई थी। किराया उनसे कुछ अधिक नहीं लिया गया था। जोशी महाराज ब्राह्मण थे, देवालय की पूजा करते रहेंगे और कुछ दिनों तक स्कूल के अस्वस्थ हेडमास्टर का कार्यभार भी उन्हें संभालना होगा। कुछ दिनों से गजानन जोशी ने अपने रहन सहन और आचार व्यवहार से ग्रामवासियों को प्रभावित कर लिया था। साफ सुथरा रेशमी कुर्ता, चुन्नटदार धोती, अनामिका में सोने की अंगूठी, खुले सुवर्ण बटनों से झांकती यज्ञोपवीत की डोरी, मंदिर में लगे मकड़ी के जालों को झाड़ झूड़ वर्षों से मलिन शिवलिंग को सोडा से साफ कर गजानन ने चमका दिया था। फिर प्रातः जोर जोर से शिव स्त्रोत की आवृत्ति कर उसे कुछ ही दिनों में उसे विस्मृत मंदिर की महिमा का एक ऐसा प्रचार आरंभ किया कि उसी गांव के ही नहीं दूर दूर के गांव से भी दर्शनार्थी आकर चढ़ावा चढ़ाने लगे। प्रत्येक शिवरात्रि को अब वहां बड़ी धूम से मेला लगने लगा। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी को अपने जीवन की संघातिक भूल का आभास हो गया था। जिस व्यक्ति के चिकने चेहरे और सुकंठ के माधुर्य पर रीछ कर वह पिता का राजसी वैभव त्याग कर आई थी, उसकी मरीचिका से व्यर्थ अस्तित्व को वो नैकट कुछ ही दिनों में स्पष्ट कर गया था। तीसरे ही महीने उसका नवीन सहचर उसके श्याम वर्ण को लेकर जो प्रच्छन्न व्यंग कर गया था, उसने राजलक्ष्मी का कोमल चित्त बुरी तरह आहत हो गया था। तुम तो कहते थे पहाड़ में तुम्हारे पिता के ऊन का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इस सड़े से गाँव में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। वहीं क्यों नहीं ले चलते मुझे? अपनी सेवा से मैं उन्हें प्रसन्न कर लूँगी। और क्या, अपने व्यवहार से तुम उन्हें भले ही प्रसन्न कर लो, तुम्हारा रंग उन्हें कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। पहाड़ की तो डोमनियाँ भी गोरी होती हैं। राजलक्ष्मी सिर से पैर तक सुलग गई। क्या ये वही गजानन था जिसने उसके पितृगृह के राजसी एकांत में उसके पैर पकड़कर कहा था कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता? राजलक्ष्मी, ऐसे लुक छिपकर आखिरकार हम कब तक मिल पाएंगे? फिर तुम्हारी उस फिरंगी मेम को तो पीठ में भी आंखें हैं, कैसे बागरी सी चक्कर लगाती है। परसों राजा साहब वर्धमान जा रहे हैं, तुम्हारी बुढ़िया मेम भी अस्पताल में बीमार पड़ी है। इससे अच्छा अवसर हमें कभी नहीं मिलेगा। मैंने सब प्रबंध कर लिया है। लिलोवा में मेरा एक मित्र है, उसने अपनी कार देने का वादा किया है। परसों रात को हम दोनों निकल चलेंगे। और 17 वर्ष की अबोध किशोरी अपने उस कुटिल प्रेमी का हाथ पकड़कर निकल पड़ी थी। अटैची में थे पूरे 5,000 रुपये, माँ के छोटे छोटे गहने
छोटे मोटे गहने, कुछ कपड़े और रत्न जटित ओवल दर्पण जिसे उसके पिता ने उसके 17वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। मेरी राज्य लक्ष्मी का चेहरा ही ऐसा है, उसका प्रतिबिंब वो इस रत्न जटित दर्पण में देखे। कभी कभी वो उस खपड़ेल छाई झोपड़ी में उस दर्पण में अपना चेहरा देखती तो दीर्घ तप्त सांसों में वो दर्पण पल भर में धूमिल हो जाता। उतनी ही बार पितृगृह के वैभव को स्मृति उसे व्याकुल कर देती। मंदिर के चढ़ावे के अतिरिक्त गजानन की पाठशाला से भी खासी आमदनी थी। उसके भाग्य से ही शायद हेडमास्टर को प्रोरिसी हो गई थी। वेतन के अतिरिक्त गांव के शिष्य कभी कभी दूध दही, कभी लकड़ी अनाज लाकर उसका भंडार भर जाते। उस पर ग्राम की अर्जियां तार चिट्ठी लिखने के अतिरिक्त उसने एक काम और भी खोज लिया था। दूर दूर के लोग उसके पास कुंडली दिखाने आने लगे थे। उसका ज्ञात कितना था ये तो केवल राजलक्ष्मी ही जानती थी, किंतु लोगों को जोशी पंडित की गणना में अद्भुत विश्वास था। राजलक्ष्मी को पति के ये सब धंधे ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। उस पर गजानन में एक अजीब परिवर्तन भी लक्ष्य कर रही थी। संध्या होते ही वो ना जाने किधर निकल जाता। कुंडी चढ़ाकर अकेले ही बड़ी रात तक उसका खाना लिए जागती रहती। क्या पता पिता के भेजे किसी सिपाही ने ही उसे जकड़ लिया हो। वो लौटता तब चेहरा न जाने कैसा पंतवाया रहता, दोनों आंखें रहती जवा फूल सी लाल। धीरे धीरे उसने स्वयं ही उस रहस्य की गुत्थी सुलझा ली थी। पति के मुंह से आती देशी ताड़ी की महक पहचानने में उसे विलम्ब हो भी कैसे सकता था। इस महक के सुमार्जित रूप से वो शैशव का परिचय बहुत पुराना था। उसके पिता के सेलर की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। जिस पिता के बैठक में उसके मित्रों की महफिल जमती, मदाम उसे संध्या 7 बजे ही खिला पिला के सुला देती थी। पर सोने से पहले अपनी लाडली पुत्री को दुलारने पिता एक बार अवश्य आते थे और उनकी आगमनी पूरे कमरे को तीखी कड़वी सुगंध से भर देती। उस गंध को की कुहेलिका बड़ी देर तक कमरे में मडराती रहती, किंतु पति के साथ आई इस नवीन दुर्गंध से उसे उबकाई सी आने लगी थी। पहले पहल वो पीकर आता था, चुपचाप से झुकाए चूल्हे के पास ठंडा खाना खाकर चुपचाप मुंह ढाक कर सो जाता था। क्रोध में उफनती लक्ष्मी कच्ची दीवार की तरफ मुंह करके बड़ी देर तक निशब्द सिसकती रहती। पर मंदिर के चढ़ावे की समृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे गजानन का दुस्साहस भी बड़ी निर्लजता से बढ़ता चला गया। अब वो आधी आधी रात को लौटता और कभी अनर्गल बकता, कभी थाली पटक लक्ष्मी पर अकारण ही बरसने लगता। दिन भर पड़ी पड़ी खटिया तोड़ती है, ये भी नहीं कि दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कर आए मालिक को ढंग से रोटी बनाकर ही दे दे। ये भी कोई खाना है? तेरे बाप के यहाँ के ऐसा ही खाना खाया जाता होगा क्या? मैं पूछता हूँ, पराठे बनाने में तेरे बाप के का घी खर्च होता है? कल ही तो गुरुचरण चौथाई टिन देसी घी का पहुँचा गया था। सहमी सी लक्ष्मी एक कोने में दुबक जाती। दूसरे दिन पराठे बनाकर रखती तो वह थाली दूर पटक देता। मैं पूछता हूँ, ये रोज़ रोज़ पूड़ी पराठे खिलाकर क्या मेरा लिवर चौपट करेगी? जानती नहीं मेरा लिवर कमज़ोर है, अपना तो रोज़ पूड़ी पराठे खाकर मुटा रही है साली। कभी कभी लक्ष्मी उसकी हिंदी में दी गई गालियों को समझ भी नहीं पाती। गजानन वर्षों बंगाल से रहा था, इसी से उसकी बंगला में एक सहज स्वाभाविकता थी, किंतु इधर उसे चिढ़ाने को वो जानबूझकर ही हिंदी बोलने लगा। तो जिस नैन नक्श की उस गौहर मासी लाख लाख बलैया लेती थी, उसी की दिन रात खिल्ली उड़ा उड़ा कर उसने लक्ष्मी को एक ऐसी हीन भावना से त्रस्त कर दिया था कि वो घंटों उस रत्न खचित दर्पण में अपना चेहरा देखती रहती। क्या वो सचमुच ही इतनी कुत्सित है? उसकी उज्ज्वल बड़ी बड़ी आँखों की करुण तल चावनी ने उसे और भी बड़ी बना दिया था। रक्ताल्पता की विवर्णता उसके चेहरे को सांवला होने पर भी गेहरुआ बना गई थी। शरीर पहले की अपेक्षा क्रश हो गया था, किंतु आँखों में विद्रोह की ज्वलंत दृष्टि दिन प्रतिदिन उग्रतर होती जा रही थी। धीरे धीरे एक सी ही नीरस दिनचर्या में लक्ष्मी का 1 वर्ष बीत गया था। रात को असमय लौटे पति की अनिश्चित अस्थिर डगमगाती पदचाप सुन वो द्वार खोल फिर दीवार की ओर मुंह फेर कर लेट जाती। पति की गालियों को अजस्त्र वर्षा भी वो उसे करवट लेने को नहीं उकसा पाती। न उसके विद्रोही चित्त में भय था, न संकोच। पर जब नशे में पशु बन गया पति उसे किसी किसी दिन अपने उग्र प्रणय निवेदन से त्रस्त कर देता तो वो आतंकित होकर चीख उठती, किंतु ग्राम की बस्ती से दूर से देवालय की कोठरी की जीर्ण दीवारों से टकराकर उसकी चीख उसी तक लौट आती और बाबा बाबा गो वो असहाय भीरु करुण स्वर में गाय सी रंभाती रहती। और उसका पति उसके सुदर्शन चेहरे, लंबी काठी की कंचन काया पर रीछ कर बिना आगे पीछे सोचे पितृगृह से निकल आई थी। उसे से घृणा से देखते कमरे में ही 25 से थूक देता। खुकू एके बारे जैनो मुखे
दांत नहीं, जात सब नाकामी, एकदम बच्ची है जैसे, मुंह में दांत ही नहीं है, नखरे देखो इसके। फिर पति के परितृप्त उल्लसित विभत्स अट्टहास की गूंज उसे चेतनाहीन कर देती। रुद्र श्वास की अपनी ही रुद्ध श्वास की अवरुद्ध गति कभी उसे भयत्रस्त कर देती, कभी तेज तेज सांस क्यों चलने लगी थी उसकी। कहीं माँ की बीमारी तो नहीं लग गई। फिर खर्राटे भरते पति के पलंग से नीचे लटके आधे अंग को देख वो सारी सारी रात खिड़की पर खड़ी हो संलग्न देवालय के गवाक्ष से आते प्रदीप से धूसर प्रकाश पुंज को देखकर ही काट देती। गोविंदपुरवा के में रहने के उसे 1 वर्ष से भी कुछ ऊपर हो गया था, किंतु ग्राम के एक भी परिवार से अभी तक उसकी घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। सरल ग्रामवासियों में जहाँ प्रचुर मद्यपान करने पर भी गजानन जोशी को अनोखा सम्मान प्राप्त था, वहीं पर उसकी एकांत प्रिया पत्नी को ग्राम ने स्वीकार नहीं किया था। प्रत्येक मंगलवार को ग्राम के चौपाल में जोशी पंडित सुंदरकांड का सस्वर पाठ करते थे। ग्राम भर की स्त्रियां पत्र पुष्प फल आदि आंचल में भर रामायण सुनने आती और फुसफुसाती, कैसी होगी पंडिताइन, ऐसी अमृत वर्षा करते हैं जोशी पंडित, पर एक दिन भी तो सुनने नहीं आती। पंडित जोशी के रामायण की चर्चा धीरे धीरे दूर तक फैल गई थी। जितनी भी दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी, उतनी ही अधिकाधिक दक्षिणा से गजानन की छींट की थैली भरने लगी। एक तो सीधा साधा उस्तादी कंठ, उसमें स्वर का जन्मजात माधुर्य और चौपाइयों का स्वाभाविक मधु। हारमोनियम में आलाप लेकर गजानन जोशी प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा कविता को नित्य नवीन राग रागनियों के पक्के लुभावने से निचोड़ फैला देता। कभी कभी माण, कभी दरबारी, कभी कामोद केदार, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आए जलराजीव नैना। नमस्कार, ये इसका प्रथम भाग था। अब मैं आगे की नॉवल आपके लिए आगे के एपिसोड्स में सुनाऊंगी। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल एक कहानी बाय प्रीति आर्या ज़रूर सब्सक्राइब करिए।